इस सेशन में शामिल पॉइंट्स हैं। आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ? साइबर अपराध, हैकिंग और डेटा चोरी के लिए सजा, डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की कानूनी मान्यता, आईटी एक्ट की महत्वपूर्ण धाराएं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न 1, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? विकल्प हैं ए 17 अक्टूबर 2001, बी 17 अक्टूबर 2000, सी 9 जून 2000, डी 15 दिसंबर 2000। सही उत्तर है बी 17 अक्टूबर 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत में 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा और सूचना के आदान प्रदान को कानूनी मान्यता देना है। यह अधिनियम डिजिटल हस्ताक्षर को भी कानूनी रूप से वैध बनाता है, जिससे ऑनलाइन लेनदेन और संचार को सुरक्षा मिलती है। प्रश्न 2, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? विकल्प हैं ए 94 धाराएं और 13 अध्याय, बी 100 धाराएं और 15 अध्याय, सी 85 धाराएं और 10 अध्याय, डी 97 धाराएं और 14 अध्याय। सही उत्तर है ए 94 धाराएं और 13 अध्याय। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल 94 धाराएं हैं, जिन्हें 13 अध्यायों और 4 सूचियों में बांटा गया है। यह अधिनियम साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। समय के साथ इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। प्रश्न 3, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता दी गई है? विकल्प है ए धारा 4, बी धारा 5, सी धारा 6, डी धारा 7। सही उत्तर है ए धारा 4। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता प्रदान करती है। इसका मतलब है कि किसी भी जानकारी को यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है तो उसे कानूनी तौर पर उतना ही वैध माना जाएगा जितना कि लिखित दस्तावेज को। प्रश्न 4, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर तारणवाद के लिए क्या सजा प्रस्तावित है? विकल्प है ए 10 साल की कैद, बी 7 साल की कैद और जुर्माना, सी आजीवन कारावास, डी 5 साल की कैद। सही उत्तर है सी आजीवन कारावास। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के अनुसार जो कोई भी साइबर आतंकवाद का कार्य करता है उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यह एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है जो देश की सुरक्षा और एकता को खतरे में डाल सकता है। प्रश्न 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी अधिनियम की किस धारा को अमान्य कर दिया गया है? विकल्प है ए धारा 65, बी धारा 66A, सी धारा 67, डी धारा 69। सही उत्तर है बी धारा 66A। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में आईटी अधिनियम की धारा 66A को अमान्य घोषित कर दिया था। न्यायालय ने माना कि यह धारा संविधान द्वारा दिए गए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। प्रश्न 6, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत हैकिंग के लिए क्या दंड है? विकल्प है ए 1 साल की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना, बी 2 साल की कैद या 3 लाख रुपए का जुर्माना, सी 3 साल की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों, डी 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना। सही उत्तर है सी 3 साल की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है तो उसे 3 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हैकिंग का मतलब है किसी की कंप्यूटर सिस्टम में बिना अनुमति के घुसपैठ करना। प्रश्न 7, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के कौन से खंड क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से संबंधित हैं? विकल्प हैं ए 43, 66, 66C, 66D, बी 42, 67, 67A, 67B, सी 66, 66C, 66D, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 43, 66, 66C, 66D। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43, 66, 66C और 66D क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों से संबंधित हैं।
ये धाराएं अनाधिकृत पहुंच, डेटा चोरी और पहचान की चोरी जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती हैं, जो अक्सर क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी में शामिल होते हैं। प्रश्न 8। आईटी अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति के निजी अंगों की छवियों को सहमति के बिना प्रकाशित करने पर क्या दंड है? विकल्प हैं ए. आजीवन कारावास, बी. 5 साल की कैद या 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों, सी. 3 साल की कैद या 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों, डी. 10 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना। सही उत्तर है सी. 3 साल की कैद या 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के निजी अंगों की तस्वीरें उसकी सहमति के बिना लेता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, तो उसे 3 साल तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह गोपनीयता के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। प्रश्न 9। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर कैफे से क्या अभिप्राय है? विकल्प है ए. एक कैफे जो केवल कॉफी बेचता है, बी. एक ऐसी सुविधा जहां से जनता को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान की जाती है, सी. एक सरकारी ऑफिस जहां कंप्यूटर रखे जाते हैं, डी. एक प्राइवेट क्लब जहां सदस्य इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। सही उत्तर है बी. एक ऐसी सुविधा जहां से जनता को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर कैफे एक ऐसी जगह है जहां से कोई भी व्यक्ति आमतौर पर एक शुल्क के बदले में इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। यह अधिनियम इन कैफेज को विनियमित करता है ताकि उनका दुरुपयोग न हो और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रश्न 10। आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित है? विकल्प है ए. धारा 67F, बी. धारा 67D, सी. धारा 67C, डी. धारा 67B। सही उत्तर है डी. धारा 67B। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67B विशेष रूप से बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री और बाल पोर्नोग्राफी के मुद्दे को संबोधित करती है। यह बच्चों को यौन कृत्यों में शामिल दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण या प्रदर्शन को एक गंभीर अपराध मानती है। प्रश्न 11। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है? विकल्प है ए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, बी. डिजिटल हस्ताक्षर, सी. वसीयत और ट्रस्ट, डी. ईमेल। सही उत्तर है सी. वसीयत और ट्रस्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देता है, लेकिन यह कुछ दस्तावेजों पर लागू नहीं होता है, जैसे कि वसीयत, ट्रस्ट और पावर ऑफ अटॉर्नी। इन दस्तावेजों के लिए अभी भी पारंपरिक भौतिक हस्ताक्षर और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। प्रश्न 12। आईटी अधिनियम 2000 में संशोधन कब किया गया था? विकल्प है ए. 2005, बी. 2008, सी. 2010, डी. 2015। सही उत्तर है बी. 2008। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में एक महत्वपूर्ण संशोधन वर्ष 2008 में किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से कई नए साइबर अपराधों को जोड़ा गया और कुछ मौजूदा अपराधों के लिए दंड को और कड़ा बनाया गया। इसे सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 13। डिजिटल हस्ताक्षर को आईटी अधिनियम के तहत किस प्रकार की क्रिप्टो सिस्टम का उपयोग करके प्रमाणित किया जाता है? विकल्प हैं ए. सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, बी. एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, सी. बायोमेट्रिक सिस्टम, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है बी. एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में दो कुंजी, एक निजी और एक सार्वजनिक का उपयोग होता है। डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए प्रेषक अपनी निजी कुंजी का उपयोग करता है और प्राप्तकर्ता प्रेषक की सार्वजनिक कुंजी का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर का सत्यापन करता है, जिससे संदेश की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित होती है। प्रश्न 14। आईटी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान, अनाधिकृत पहुंच, डेटा डाउनलोड करने, वायरस से संक्रमित करने आदि के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? विकल्प है ए. 50 लाख रुपए, बी. 1 करोड़ रुपए, सी. 5 करोड़ रुपए, डी. 75 लाख रुपए। सही उत्तर है बी. 1 करोड़ रुपए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी के कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, डेटा डाउनलोड करता है या वायरस से संक्रमित करता है, तो उसे हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए तक का भुगतान करना पड़ता है। प्रश्न 15। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठाधीन अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प है ए. 3 वर्ष, बी. 4 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. 5 वर्ष। सही उत्तर है डी. 5 वर्ष।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत स्थापित साइबर अपील या व्यनिकरण के पीठाधीन अधिकारी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। यह न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। प्रश्न 16। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? विकल्प है ए 30 दिन, बी 90 दिन, सी 60 दिन, डी 45 दिन। सही उत्तर है सी 60 दिन। यदि कोई व्यक्ति साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। प्रश्न 17। आईटी अधिनियम की कौन सी धारा गोपनीयता और जानकारी की गोपनीयता के उल्लंघन से संबंधित है? विकल्प है ए धारा 70, बी धारा 71, सी धारा 72, डी धारा 73। सही उत्तर है सी धारा 72। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 72 किसी व्यक्ति की गोपनीयता और उसकी जानकारी की गोपनीयता के उल्लंघन को अपराध मानती है। यदि कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम के तहत शक्तियां दी गई हैं, बिना सहमति के किसी के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या व्यक्तिगत जानकारी को प्रकट करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। प्रश्न 18। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ने किन अधिनियमों में संशोधन किया? विकल्प है ए भारतीय दंड संहिता 1860, बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, सी बैंकर्स बुक साक्ष्य अधिनियम 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ने कई मौजूदा कानूनों में संशोधन किया ताकि उन्हें डिजिटल युग के अनुकूल बनाया जा सके। इसमें भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित कानून शामिल हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और लेनदेन को कानूनी मान्यता मिल सके। प्रश्न 19। आईटी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच कौन कर सकता है? विकल्प है ए कोई भी पुलिस अधिकारी, बी पुलिस उपाध्यक्षक यानी डीएसपी के पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं, सी पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर के पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं, डी केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस का अधिकारी। सही उत्तर है सी पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 78 के अनुसार इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध की जांच पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जांच एक अनुभवी और योग्य अधिकारी द्वारा की जाए। प्रश्न 20। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को पारित करने के साथ भारत साइबर कानून को अपनाने वाला कौन सा राष्ट्र बन गया? विकल्प है ए पहला, बी 5वां, सी 10वां, डी 12वां। सही उत्तर है डी 12वां। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को लागू करने के बाद भारत दुनिया का 12वां देश बन गया जिसने साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को विनियमित करने के लिए एक समर्पित कानून बनाया। ये भारत के लिए डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रश्न 21। आईटी अधिनियम की धारा 63 किससे संबंधित है? विकल्प है ए हैकिंग, बी कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़, सी डेटा चोरी, डी पहचान की चोरी। सही उत्तर है बी कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65 कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ जानबूझकर की गई छेड़छाड़ को एक अपराध मानती है। सोर्स कोड किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का मूल आधार होता है और इसके साथ छेड़छाड़ करने से गंभीर नुकसान हो सकता है। प्रश्न 22। आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार कंप्यूटर संसाधन का क्या अर्थ है? विकल्प है ए केवल कंप्यूटर, बी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा और सॉफ्टवेयर, सी केवल इंटरनेट, डी केवल मोबाइल फोन। सही उत्तर है बी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा और सॉफ्टवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार कंप्यूटर संसाधन का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें न केवल कंप्यूटर बल्कि कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, उसमें स्थगित डेटा और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर भी शामिल है। ये परिभाषा अधिनियम के दायरे को विस्तृत बनाती है। प्रश्न 23।
आईटी अधिनियम 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है ए केवल साइबर अपराधों को रोकना, बी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और संचार को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना, सी केवल सरकारी वेबसाइटों को सुरक्षित करना, डी सॉफ्टवेयर विकास को बढ़ावा देना। सही उत्तर है बी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और संचार को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने वाले लेनदेन और संचार को कानूनी ढांचा प्रदान करना है। ये ई-कॉमर्स को बढ़ावा देता है और ऑनलाइन गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाता है। प्रश्न 24। आईटी अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? विकल्प है ए 2005 का संशोधन, बी 2008 का संशोधन, सी 2011 का संशोधन, डी ये मूल अधिनियम में था। सही उत्तर है बी 2008 का संशोधन। डिजिटल हस्ताक्षर शब्द को 2008 के संशोधन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से बदल दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तकनीक के मामले में तटस्थ है और इसमें डिजिटल हस्ताक्षर के अलावा अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण भी शामिल हो सकते हैं। प्रश्न 25। कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के लिए आईटी अधिनियम की कौन सी धारा दंडात्मक प्रावधान करती है? विकल्प है ए धारा 43, बी धारा 66, सी धारा 65, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के लिए कई धाराएं हैं। धारा 43 हर्जाने का प्रावधान करती हैं, जबकि धारा 65 और 66 क्रमशः सोर्स कोड से छेड़छाड़ और हैकिंग जैसे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान करती हैं। प्रश्न 26। आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन से किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिए निर्देशित करने का अधिकार देती है? विकल्प है ए धारा 67, बी धारा 69, सी धारा 70, डी धारा 72। सही उत्तर है बी धारा 69। धारा 69 सरकार को भारत की संप्रभुता या अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या किसी भी संज्ञेय अपराध को करने से रोकने के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन में सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने का अधिकार देती है। प्रश्न 27। आईटी अधिनियम में पहचान की चोरी के लिए क्या दंड है? विकल्प है ए 1 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, बी 2 वर्ष तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, सी 3 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, डी 5 वर्ष तक की कैद और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। सही उत्तर है सी 3 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति की पहचान जैसे पासवर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्रश्न 28। आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत एक संरक्षित प्रणाली यानी प्रोटेक्टेड सिस्टम घोषित की जा सकती है? विकल्प है ए धारा 67, बी धारा 69, सी धारा 70, डी धारा 72। सही उत्तर है सी धारा 70। धारा 70 केंद्र या राज्य सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन को संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित करने का अधिकार देती है। ऐसी प्रणालियों तक अनाधिकृत पहुंच एक गंभीर अपराध है जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रश्न 29। आईटी अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा अपराध किए जाने पर कौन उत्तरदायी होता है? विकल्प है ए केवल कंपनी के निदेशक, बी केवल कंपनी के प्रबंधक, सी अपराध के समय प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, डी केवल कंपनी। सही उत्तर है सी अपराध के समय प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 85 के अनुसार यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करती है तो उस अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को दोषी माना जाएगा जब तक कि वो ये साबित न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था। प्रश्न 30। अश्लील कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने पर पहली बार दोष सिद्धि पर क्या दंड है? विकल्प है ए 1 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, बी 2 वर्ष तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, सी 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, डी 5 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। सही उत्तर है
सी 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के अनुसार जो कोई भी अश्लील कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसे पहली बार दोष सिद्धि पर 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाद के अपराधों के लिए सजा और भी कठोर है।